आज हम बात करने वाले हैं मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जो हमारी इकाई जो यूनिट जो हमारी फर्स्ट है, उसके अंदर क्या आता है? हमारा अध्ययन 1 में मानव विकास की विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके स्टेजेस हैं, उसके बारे में बताना है। अध्ययन 2 में क्या है? मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत एवं इसके विमर्श। और उसी का जो हमारा थर्ड चैप्टर वो क्या है? मानव विकास में परिवार, विद्यालय एवं समाज की भूमिका बतानी है। हमारे यूनिट जो फर्स्ट है उसी के अंदर हमारे 3 चैप्टर हैं, ठीक है। और जो हमारी यूनिट जो सेकंड है उसके अंदर भी 3 चैप्टर है। वो कौन सा है? एरिक्सन एवं निर्मित का मनोसामाजिक सिद्धांत। अध्ययन 2 में क्या है हमारा? कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। और इसी का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है हमारा? पारिस्थितिक व्यवस्था सिद्धांत, यूरी ब्रोफेनर ब्रेनर, ठीक है। और इसका जो हमारी थर्ड यूनिट है वो क्या हमारा? अध्ययन 1 के अंदर हमारा क्या आता है? सामाजिक अंतरक्रिया से उदित सरोकार एवं विकास, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था के विविध संदर्भ के बारे में हमें समझना है। यही हमारे यहाँ पे इंग्लिश में वही सिलेबस है, सेम है एकदम, ठीक है। इन सारे के बारे में आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं और जो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मतलब आपको समझा देना ये बताऊंगी मैं आपको। अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है इस नोट्स को, तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समाज के व्यापक विकास के लिए समावेश किस प्रकार उपयोगी है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। समावेश, समावेश से ही मतलब हमें समझ आ रहा है सभी का विकास, सम मतलब कि सभी को मिलाकर जो विकास होना है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। यहीं पे हमारा इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है? सेम वही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? हाउ इज इंक्लूसिव यूजफुल फॉर कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब किस तरीके से ये मतलब कि उपयोगी है हमारे सोसाइटी के लिए, विकास के लिए। तो समावेशी का मतलब ही हमें क्या समझ में आ गया? सभी के लिए विकास, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके का बालक हो। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि जो भी मतलब कि शिशु पैदा होता है वो एकदम सही होता है। कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिसेबल, कुछ मतलब जन्म से डिसेबल होते हैं, कुछ मतलब कि किसी उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मतलब ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो सुन नहीं पाते हैं या ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या देख नहीं पाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो डिसेबल है वो पर्सन। तो उन सभी को लेकर, चाहे वो लड़का हो गई चाहे वो लड़की हो गई, मतलब महिला या पुरुष हो गया, सभी को मिलाकर जो विकास होना है उसके बारे में बताना है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। मतलब सभी को मिलाकर जो एजुकेशन है उसको हम उससे क्या समझते हैं और उससे समाज को क्या फ़ायदा है। समाज को क्या फ़ायदा, हम ऐसे ही अपने आप ये क्वेश्चन हम अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कि अगर हम सभी को मिलाकर सभी को साथ पढ़ाएंगे, है ना, तो इससे क्या होगा? जो मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो विकलांग शिशु हैं, मतलब किसी भी शारीरिक रूप से वो बाधित हैं, ठीक है, चाहे वो बैठ नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, तो उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा कि हाँ मैं भी इनके समा अगर उनको अलग कर दिया जाएगा समाज से, एकदम मतलब हटा दिया जाएगा, उनको लगेगा हम पिछड़े हुए हैं, हम कुछ अलग हैं, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अंदर से अजीब सा लगेगा कि समाज ने हमें बिल्कुल अलग कर दिया है। इसी वजह से क्या करना चाहिए? हमें समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब सभी को मिलाकर, और उन्हें थोड़ा मतलब कि अलग से भले मतलब हमको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि उनको अलग से हमें गाइडेंस देनी चाहिए किस तरीके से उनको, ताकि उनको और ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। वैसे इसी को हम पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करें। जैसे मैंने बताया ना, सभी को एक साथ शिक्षा देना, मतलब कि चाहे वो सही मतलब कि शिशु हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो, यानी मतलब कुछ उसके अंदर अलग हो, ठीक है। मतलब कि चाहे वो डिसेबल क्यों ना हो, चाहे वो अंधा हो या बहरा हो, या चाहे वो मतलब कि पैरालाइज हो, हाथ पैर ढंग से उसके काम ना करते हो, तो सभी चाहे वो सामान्य हो चाहे वो डिसेबल हो, बिना किसी भेदभाव को उनको विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर क्या करना चाहिए? उन्हें शिक्षा देनी। स्टूडेंट लर्न एंड पार्टिसिपेट टुगेदर, मतलब स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर क्या करना चाहिए? उन्हें सभी एक्टिविटी जितने भी प्रोग्राम होते हैं सभी को मतलब कि मिलाकर एजुकेशन देनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, चाहे वो कैसे भी स्टूडेंट्स हों। अब इसकी यहाँ पे परिभाषा दे रखी है, आप वो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको थिंकर्स के नाम दे रखे हैं, आप इसमें से सिर्फ 3-4 थिंकर भी याद रखते हो तो बेटर है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है।
अब नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा की उपयोगी, मतलब समावेशी शिक्षा किस तरीके से उपयोगी है, किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अबाउट इंश्योरिंग एक्सेस टू इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कि सभी की इक्वालिटी की बात करता है, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे बिना भेदभाव के सभी को एजुकेशन देना, यही हमें क्या सिखाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड विद डिफरेंट एबिलिटीज़, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल के अंदर आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उनका, और उनकी एबिलिटीज़ जो उनकी क्षमता होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग होती है। जो डिसेबल पर्सन होगा, बिल्कुल जो सही पर्सन है, उससे वो उसकी एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग होंगी, कम भी हो सकती है ना। तो उन्हीं सभी को मतलब एक साथ क्या करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हमारे समाज का और भी ज़्यादा विकास हो सके। और जो डिसेबल पर्सन है उनका जो अंदर का जो आत्मविश्वास है, ठीक है, उसका क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम, जो हम क्या, हमें क्या देखना है, समावेशी शिक्षा की उपयोगी, मतलब किस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंदर देखते हैं जैसे क्या है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या करती है, हमारे जो हमारे उच्च और उचित उम्मीदों के साथ जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, चाहे वो कैसे ही बच्चे हों, डिसेबल बच्चे हों चाहे सही बच्चे हों, उन सभी का व्यक्तिगत शक्तियों के रूप में उनका विकास करती है, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उनको सपोर्ट करती है। और जितने भी हमारे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, सोसाइटी के अंदर भेदभाव होता है, कि उनको काफ़ी ज़्यादा कम समझा जाता है। जो हमारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, ब्लाइंड बच्चे होते हैं या कोई भी डिसेबल जो बच्चे होते हैं, उनको क्या समझा जाता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, उनके साथ भेदभाव करा जाता है। उस चीज़ को कम कर देना सोसाइटी के अंदर, जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब एक साथ शिक्षा देना, मतलब इसमें समझ लो आप, जितने भी हमारे डिसेबल यानी जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं वो, जो गरीब बच्चे होते हैं वो, लड़कियाँ, मतलब लड़कियों को भी ऐसा होता है ना कि अलग से शिक्षा या उनको शिक्षा ही ना देना, तो इन सभी बच्चों एक साथ मिला के इन सभी को एजुकेशन देना, वही हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, इसकी उपयोगी यही हम कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान कराता है। मतलब ये कहता है कि जितने भी मतभेद हैं उनको स्वीकार कर कर एक साथ सम्मान तरीके से स्कूल के अंदर हमें क्या करनी चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से ग्रहण करना चाहिए। इक्वालिटी की बात करता है हमारा ये एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी सारे मतलब कि योजनाएं बनाई है जिससे क्या हो सके, जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसका और भी ज़्यादा विकास हो, उसको काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, जिसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले समावेशी जो विकास के लिए क्या करती है, जो हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसके अंदर उसको प्रस्तुत किया गया था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी 2012 से 17 की जो बनी थी, उसके अंदर क्या हुआ था, समावेशी विकास पर केंद्रित थी। वो पूरी तरीके से जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो हमारी समावेशी शिक्षा जो थी उस पे ही केंद्रित थी। ठीक है, इसके अंदर क्या, सरकार द्वारा समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कई योजना की शुरुआत करी गई, मतलब कि अलग अलग योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं के आपको नाम याद रखने हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके आपको 2-3 के नाम याद रखने हैं। ठीक है, महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेंडिंग, मतलब अलग तरीके के मतलब योजनाएं बनाई गई, मतलब महिलाओं को, मतलब जैसे होता है ना कि लड़कियों को एजुकेशन ना देना, उनको मतलब स्कूल ना जाने देना, इन सब से हट के परे हटकर मतलब सभी को एक साथ लाकर स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, यही हम सरकार की भी मतलब योजना रही और हम सबकी भी मतलब कि यही कल्पना है। यही हम सभी चाहते हैं कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो डिसेबल हो, सभी को क्या करना चाहिए, एक ही साथ शिक्षा देनी चाहिए। चाहे कि मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब ही बच्चा क्यों ना हो। किसी को मतलब ऐसा अंदर से महसूस नहीं होना चाहिए कि समाज ने हमें, हमारे साथ समाज बिल्कुल गलत कर रहा है, हमें बिल्कुल अलग हटा रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, सभी को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? और मतलब इसके सिद्धांत के बारे में बताना है हमें, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है और उससे हम क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। जैसे वृद्धि से आप समझते हो कि मतलब कि किसी चीज़ की वृद्धि होना,
जैसे कि हम छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, चाचा, ताई, किसी के भी बच्चे देखे होंगे, आपने गली में देखा होगा। और हम भी बहुत छोटे से थे, जैसे हमारे मम्मी-पापा बताते हैं कि जब हम पैदा होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे से होते हैं। फिर धीरे, धीरे, धीरे ऐज के हिसाब से हमारी जो शारीरिक जो है वो क्या होता है, उसका विकास होता चला जाता है। हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है। हम बच्चों के आप देखोगे हाथ बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। फिर जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके हाथ, पैर, कान, नाक सब कुछ क्या होता है थोड़ा-थोड़ा बढ़ता चला जाता है। तो उसको ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जो हमें दिख रहा है और हम उस चीज़ को छू सकते हैं, उस चीज़ को हम नाप सकते हैं। ठीक है? जो वृद्धि है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको नाप सकते हैं कि कितनी उसकी हाइट है, कितने इंच का है वो, उसका कितना वेट है ना? तो ये हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जो हमारा विकास है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है, उसको हम किसी भी तरीके से मतलब कि नाप नहीं सकते हैं और उसको छू नहीं सकते हैं। जो हमारा ग्रोथ है, हम उसको छू सकते हैं और उसको नाप भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम डेवलपमेंट को नहीं ना ही छू सकते हैं, ना ही उसको नाप सकते हैं। क्यों? डेवलपमेंट में हमारा क्या आता है, जो हमारे अंदर जो चेंजेज़ आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स चेंज आना, विकास में क्या होता है कि जो हमारे अंदर जैसे कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आना, फीलिंग्स, हार्मोन्स, ये सारे चेंजेस जो आते हैं वो विकास के वजह से होते हैं। उसको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम उसको छू सकते हैं, ना ही हम उस चीज़ को नाप सकते हैं। ठीक है? तो वो क्या हो गया, हमारा विकास हो गया। ठीक है? समझ में आ गया वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, हम पहले ही समझ गए। अब इसके सिद्धांत, अब इसका आप यहाँ पे अर्थ पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 थिंकर हैं, उनके व्यूज़ पढ़ लोगे आप कि अच्छा इन्होंने ऐसा कहा है। जैसे यहाँ पे बता ही रखा है आपको ग्रोथ में, आप हम इंग्लिश में भी देख लें जैसे कि जो हमारा ग्रोथ क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटिव चेंज होता है। जिसमें क्या आता है, हमारा हाइट और वेट जो चेंज आता है, हम उसको नाप सकते हैं और उसको हम अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइन एज़ प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो एक क्या होता है, जिसके अंदर हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। एक सीरीज़ की तरह वो ऑर्डिनरी पूरी एक लगातार बढ़ता रहता है। और जो हमारा वृद्धि जो है, हमारा जो ग्रोथ है, वो क्या है, वो एक टाइम तक रहता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक बच्चा बढ़ेगा। ठीक है? जब हम 18-19 साल तक हो जाते हैं, जब हमारी हाइट बढ़ती है, नहीं बढ़ती। ठीक है? और लड़कों की हाइट नहीं बढ़ती, लड़कियों की हाइट मतलब हर किसी की एज दे रखी है, इस टाइम तक इनकी एज बढ़ेगी। है ना? और लेकिन जो हमारा अंदर की जो डेवलपमेंट है, वो कभी भी रुकती नहीं है। जो हमारा जो विकास है, वो हमारा लाइफ टाइम चलने वाला है, वो हमेशा चलने वाली सीरीज़ है। ठीक है? वो कभी रुकती नहीं है। हमारी फीलिंग, हमारी मैच्योरिटी लेवल, हमारी स्किल, ये सब क्या है, हमारे हमारे हमेशा एज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। वो लाइफ टाइम हमारे हमेशा बढ़ता ही रहता है, उसका विकास होता ही रहता है। लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है, वो एक समय होता है उसका कि इस समय से लेके इस समय तक उसका मतलब बढ़ेगा या उसकी हाइट रहेगी, इतनी वेट रहेगी, उसको हम देख सकते हो, नाप सकते हैं। ठीक है? ग्रोथ रिप्रेजेंट द फिजिकल चेंज। जो ग्रोथ किसको मतलब प्रेजेंट करता है, जो हमारे अंदर फिजिकल जो चेंजेस आते हैं उसको बताता है। जैसे मैंने बताया ना, हाइट, वेट वगैरह वो सब हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, फ्रैंक ने क्या बताया, वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है, उसे ही वृद्धि कहते हैं। हमारे शारीरिक रूप से जो भी परिवर्तन आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जो हमारे फिजिकल चेंजेस जो आते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है? और जो हमारा विकास जो होता है, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर क्या आता है हमारा, इसके अंदर हमारी परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मेच्योरिटी। हमारे अंदर जो समझने की जो क्षमता है, सोचने, समझने, तर्क, वितर्क, उस चीज़ का जब विकास होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारे अंदर विकास हो गया है। सिर्फ़ शारीरिक रूप से बढ़ना नहीं होता। जैसे होता नहीं, कोई-कोई बच्चे क्या होते हैं कि किसी की हाइट बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी का विकास नहीं होता है ना? उसकी जो मेंटल जो है हेल्थ होती है, वो बच्चों में ही रह जाती है। तो उसका भी विकास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को मैं बता रही हूँ, वो क्या होता है, हमारा विकास कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जब जो शारीरिक रूप से वृद्धि की जब मतलब कि हमारा जो फिज़िकल चेंजेज़ आ रहे हैं, उसके साथ-साथ हमारे मेंटल चेंजेज़ भी चेंजेज़ हैं, वो भी आने चाहिए, जब भी हमारा जो पूरी तरीके से विकास हो पाएगा। ठीक है? वो उसका दोनों का क्या हो गया, हमारा अर्थ आप आसानी से उसको बना के लिख सकते हो। ठीक है? अब इसके काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है, निरंतर का मतलब ही समझ आ रहा है, जिसमें हमारा लगातार जो भी मतलब विकास हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जो हमारा जो शिशु होता है,
प्रथम 3 वर्ष में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है, उसके बाद वो मंद पड़ जाती है। मतलब 1 साल से लेके 3 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके अंदर जो विकास होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलता है विकास। फिर उसके बाद 4 से 5 साल की एज में वो काफ़ी ज़्यादा मंद पड़ जाता है। मंद यानी काफ़ी ज़्यादा धीमा हो जाता है। उसकी गति जो हो जाती है, वो थोड़ी ज़्यादा थोड़ी-सी स्लोली हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है? वो हो गया निरंतरता का सिद्धांत। अब है गति का सिद्धांत। यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बता रखा है, दोनों में हमारे हिंदी, इंग्लिश दोनों में हमारे नोट्स को बनाया गया है। आप उसको अच्छी तरीके से डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप उस नोट्स को ज़रूर परचेज़ करिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन-सा सिद्धांत है हमारा गति का सिद्धांत। इसके अंदर हमारा क्या होता है जब शिशु पैदा होता है, उसकी हाइट किस तरीके की होगी। जैसे हार्मोन्स भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे कि अगर हमारे परिवार में अगर लोग लंबे-लंबे हैं तो मतलब वो बच्चा भी लंबा ही होगा। अगर उसके परिवार में सभी छोटे हैं, नाटे हैं, तो उसकी हाइट भी छोटी होगी। बाय चांस ही कभी ऐसा हो पाता है कि काफ़ी छोटे परिवार में बच्चा जो है लंबा निकल जाए। लेकिन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे मतलब जो भी होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी हाइट, वेट, कलर ये सब उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है? वो जन्म के हिसाब से ही होता है कि जन्म के समय दिख जाता है कि वो बच्चा जो है वो लंबा पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा-सा है, तो उसकी हाइट बढ़ेगी। अगर वो छोटा नाटा-सा है, तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा, है ना? उसकी हाइट इतनी बढ़ेगी नहीं, नॉर्मल रहेगी मतलब, ये कह रही हूँ। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके अंदर क्या है, इसमें क्या है कर्म का सिद्धांत। कर्म यानी मतलब एक कर्म से उसका विकास होना। जैसे क्या होता है जन्म के समय वह केवल रोना जो बच्चा होता है, वो क्या होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उस समय वो रोना जानता है। ठीक है, जब वो 3 महीने का होता है, वो गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लग जाता है। जब शिशु होता है, जब वो पैदा ही हुआ होता है, तो उसको सिर्फ़ रोना आता है। वो हल्की-सी भी चूँ-चाँ भी नहीं कर पाता। जब थोड़ा-सा वो और 1-2 महीने का होता है, 3-4 महीने का, वो उसकी गले से थोड़ी-सी आवाज़ निकलने लग जाती है। जब 6 महीने के बाद क्या होता है, उसमें ध्वनि मतलब थोड़ी-सी आवाज़ और ज़्यादा आ जाती है। ठीक है? वो करने लग जाता है। इस तरीके की आवाज़ें निकालने उससे बातें करते हैं, तो वो हँसता है। इस तरीके से उसका क्या होता है, अंदर से चेंजेज़, विकास वृद्धि ये सब कुछ हो रहा है। 7 महीने में क्या होता है अपने माता-पिता से वो मतलब कि पा, ब मतलब छोटे-छोटे जो शब्द होते हैं, उनको वो दोहरा-दोहरा के बोलने लग जाता है। ठीक है? मतलब एक क्रम में विकास हो रहा है। डायरेक्ट तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और वो चलने लग गया, ऐसा नहीं होता है। पहले वो क्या होगा कि वो थोड़ा-सा बोलना सीखेगा, पहले वो चलने से पहले वो क्या घिसटना सीखता है। ठीक है? जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जब थोड़ा वो एक मतलब कि 1 साल का होता है, वो जब वो घिसटता है, पहले वो उलटता है इधर-उधर, पहले करवट लेना सीखता है, फिर घिसड़ना सीखता है, फिर थोड़ा पकड़ के वो खड़ा होना सीखता है। डायरेक्ट वो मतलब बिना किसी का सहारा लिए डायरेक्ट खड़ा भी नहीं हो पाता है। पहले वो सहारा लेके खड़ा होना सीखता है, उसके बाद बिना सहारा के वो खड़ा हो पाता है, फिर चलना सीखता है। मतलब कि एक क्रम में उसका विकास हो पाता है। वो डायरेक्ट अपनी मम्मी-पापा को मम्मी-पापा नहीं बोल पाता, वो पहले बोलता है प, ब मतलब इस तरह शब्दों का उसके अंदर विकास होता है और उसकी मतलब कि शारीरिक विकास हो पाता है। ठीक है? क्रम के अंदर मतलब ये पूरा सीरियल वाइज़ उसका विकास हो पाता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा दिशा का सिद्धांत। दिशा यानी एक दिशा में उसका मतलब पूरे तरीके से विकास होता है। जैसे बालक के अंदर क्या होता है, सिर से पैर की दिशा में ही क्या होता है उसका विकास होता है। पहले उसका सिर बड़ा होता है, फिर उसके पैर, हाथ, फिर जाके जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो शरीर आप देखोगे तो उसका जो सर होता है उसके पूरी बॉडी से सर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और पूरी बॉडी थोड़ी छोटी-सी होती है। फिर जब हम बड़े होते रहते हैं तो हमारे जो सर है वो छोटा हो जाता है और जो पूरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है? सर से पूरे पाँव तक हमारा विकास हो पाता है। 9 माह में वो सहारा लेकर बैठने लग जाता है। 9 महीने का जो बच्चा होता है वो पूरे क्या करने लगता है, वो सहारा लेके बैठने लग जाता है। और 6 महीने का बच्चा होता है वो क्या होता है, हाथों के गतियों पर अधिकार कर लेता है। मतलब कि हाथों को किस तरीके से हिलाना-डुलाना वो उस पे पूरा नियंत्रण पा लेता है। जो 12 महीने यानी पूरे 1 साल का बच्चा क्या होता है वो खुद बैठने लग जाता है। 9 महीने में बच्चा सहारा लेके बैठता है और फिर 12 महीने वो वैसे क्या करने लग जाता है, वो पूरे खुद बैठने लगता है, फिर घिसटने लग जाता है। मतलब हर ऐज में उसकी जो चेंजेज़ हैं वो मतलब बदलते रहते हैं महीनों के हिसाब से, ठीक है? और 18 महीने के बाद वो चलने लग जाता है। 1.5 महीने समझ लो आप, 1.5 महीने में क्या हो जाता है, वो चलना सीख जाता है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बालक में पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलना सिखाता है। मतलब कि पहले जितने भी अंग हैं उनका विकास हो जाता है, फिर उनका चलना किस तरीके से उसे हिलाना है वगैरह, उस चीज़ का पूरा विकास होता है। उसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है और फिर हाथ एवं उँगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। जैसे कि बच्चों पहले क्या करते हैं,
पहले पूरा जैसे आपने भी क्या करा होगा, जब पेंसिल पकड़ना सीखी होगी, पहले ही आपने उँगलियों से पकड़ना नहीं सीखी होगी। पहले आपने पूरी हथेली से एक पेंसिल को पकड़ा होगा, ठीक है? उसके बाद आपने जब आपकी और जब उँगलियों के मांसपेशियों का पूरा अच्छी तरीके से विकास हो गया, फिर जाके आप उँगलियों से अपनी पेंसिल को पकड़ पाए हो। पेन, पेंसिल आपने बचपन में आपको पता ही होगी, आपने बच्चों को भी देखा होगा, जब भी कोई बच्चा पेंसिल आप बच्चों को पकड़ाओगे, तो वो उँगलियों से नहीं पकड़ता उसको, क्या करेगा? उसको हथेली से पकड़ता है। फिर जब बाद में जाके उसको अच्छी तरीके से हम और सिखाते हैं, उसका विकास होता है, तो वो उँगलियों से उसको पकड़ने लग जाता है, ठीक है? एकीकरण का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, एक परस्पर यानी एक दूसरे से संबंध, परस्पर का मतलब एक दूसरे से संबंध। इस सिद्धांत का मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है, संबंध रहता है। जैसे उदाहरण हम क्या लेते हैं, जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान में केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी के साथ 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 क्या होता है, उसके अंदर भाषा संबंधित विकास भी होता है। मतलब जब उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है और जो उसकी रुचियां हैं, मतलब उसको जो पसंद है, उसका जब विकास हो रहा होता है, उसकी भाषा का विकास जब वो हो रहा होता है, उन सब में एक दूसरे का क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है? वो अलग-अलग उन सब का विकास नहीं होता, एक ही साथ संबंध के हिसाब से होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के सिद्धांत में क्या आता है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक, जो हमारी बालिका है, उनका विकास अपना स्वयं के रूप में होता है, मतलब अलग-अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, अपने व्यक्तित्व विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो लड़का और लड़की की जो विकास है वो अलग तरीके से होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे कि 2 बालक और 2 बालिकाएँ, 1 बालक और 1 बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में मतलब भिन्नताएँ पाई जाती हैं। चाहे वो लड़की और लड़के हों, अगर वो एक साथ हुए हैं, तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएँ पाई जाएँगी, ठीक है? और 8th पॉइंट हमारा क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, सभी जो मानव जाति हैं, उन सब का विकास वो एक जैसा ही होना है, चाहे वो थोड़ा देर में हो या पहले हो। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट में चलना सीख जाता है ना? मतलब कि वो सीखेगा, अगर उसका वो डिसेबल है तो भले वो ना ही सीख पाए, लेकिन जो एक सामान्य शिशु जो होता है, तो उसके अंदर क्या, चाहे वो उसके अंदर वो लेट से वो चलना सीखे, लेकिन वो सीख जाएगा, ठीक है? मतलब कि सभी मानव के अंदर, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो, उनके अंदर जो भी विकास होना है वो एक जैसा होगा, एक समान है, उसमें अंतर होना संभव नहीं है, ठीक है? 9th पॉइंट जो हमारा है, वो क्या है हमारा, ये सारे प्रिंसिपल आपके इंग्लिश में भी लिख रखे हैं, आप उनको देख सकते हो जितने भी हैं हमारे, ठीक है? सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर क्या आता है हमारे, बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने के पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करने की पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। मतलब कि जब अगर शिशु को किसी चीज़ की ओर संकेत करना है, तो उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, पहले वो पूरा अपने हाथों का प्रयोग करता है, उँगलियों का प्रयोग, जैसे मैंने बताया ना, पहले वो पेंसिल को जब पकड़ता है तो उसमें हथेलियों का प्रयोग करता है, उसके बाद में अपनी उँगलियों का प्रयोग करता है। यहाँ पे हॉल क्या कहते हैं हमें, कि विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएँ विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। मतलब कि जब जब कोई भी बालक जब होता है, तो अगर वो विशिष्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर जितने भी विकास होगा एक समान होगा, वो किसी उसमें उसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा। जो हमारा 10वां पॉइंट है वो क्या है हमारा, वंश अनुक्रम वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत। इसके अंदर वंश अनुक्रम में क्या आएगा हमारा, कि जो हमारा वंश, जो हमारे जैसे कि हमारे जो दादा पूर्वज की जो जिस तरीके से चला आ रहा है, उसी तरीके से बच्चे का मतलब कि विकास होता है। अगर हमारे घर में मतलब कि जैसे मैंने हाइट का बताया था ना आपको, कि अगर हमारे घर में अगर सभी लोगों की हाइट लंबी है, तो वो बच्चा भी बड़ा ही मतलब लंबा, उसकी बड़े होगी, उसकी हाइट जो होगी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है? और अगर उसके घर में जो मतलब कि गोरे लोग हैं, तो बच्चा गोरा पैदा होगा, मतलब कि जो वंश का जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास में, ठीक है? और मतलब वातावरण का भी, जिस वातावरण में वो रहता है, जैसा वो खाता है, मतलब नेचर और वंश का काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, हमारा बच्चों के विकास के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हमारा है, विभिन्न प्रकार के असाधारण बच्चे क्या हैं?
इसके प्रकार को भी बताना है हमारे, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में बताना है हमें, ठीक है। जो हमारे असाधारण का मतलब क्या होता है, जैसे असाधारण शब्द का उपयोग आम तौर पर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो विकासात्मक विकलांग बच्चे होते हैं, मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वो असाधारण बच्चे हैं, ठीक है। वो उनका मतलब जो फिजिकली जो मतलब कि पूरी तरीके से उनका ग्रोथ नहीं हो पाया है, या मेंटली कह लो आप, अलग अलग तरीके से, चाहे फिजिकली हो गया चाहे मेंटली हो गया, अलग अलग तरीके के मतलब उनके अंदर विकास नहीं हो पाया है, तो इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, असाधारण बच्चे कहते हैं, ठीक है। जो मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, ठीक है। उनकी यहाँ पे परिभाषा है, आप यहाँ पे चार्ट में समझ सकते हो। जैसे कोई बच्चे शारीरिक रूप से मतलब विशिष्ट होते हैं, विकलांग होते हैं, कोई मानसिक रूप से, कोई शैक्षिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, अलग-अलग तरीके से होते हैं, ठीक है? इनको हम पढ़ते हैं। जो हमारे शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनके बारे में, जैसे कि जो शारीरिक रूप से हमें समझ में आ रहा है, जो मतलब जो हमारे फिज़िकल जो डिसेबिलिटी होती है, उसके अंदर हमारा क्या आता है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ठीक है? जो चल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है? वो क्या हो गई, हमारी शारीरिक विकलांगता हो गई, ठीक है? उसके अंदर मतलब कि जो हमारे जो शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं, वो खराब हैं। वो सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, शारीरिक विकलांगता हो गई, ठीक है। जो मतलब कि नेत्रहीन हो, मुँह जो बोल नहीं पा रहे हैं या बोलने में परेशानी हो रही है, जैसे कोई बच्चा होता है ना कि हकला हकला कर बोलता है, कोई तोतला होता है, तो इस तरीके से मतलब कि बोलने में परेशानी या दिखना ना, धुंधला दिखना, ठीक है। और हड्डी मतलब कि जैसे पैरों की हड्डियां मतलब कि पूरी तरीके से मजबूत ना हो, जिस वजह से वो विकलांग हो गया हो, ठीक है, पैरालाइज जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी क्या होगी, हमारे वो शारीरिक विकलांगता हो गई। जैसे दृष्टि विकलांगता, दृष्टि यानी जिसको ठीक से दिखता ना हो, वो क्या होगी, हमारी दृष्टि विकलांगता। जो हमारे श्रवण विकलांगता होती है, उसके अंदर क्या होता है, जिसको पूर्ण रूप से सुनाई ना देता हो या आंशिक रूप से सुनाई देता हो, मतलब कि उसको धीरे सुनाई देता हो या तेज सुनाई देता हो या बिल्कुल सुनाई नहीं देता हो, तो इस तरीके से हमारे श्रवण विकलांगता में आ सकता है, ठीक है। ये इतना ईजी आपका सब्जेक्ट है ना, इसको आप अपना ईजी से बना के लिख सकते हो, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये मतलब कि पता चल जाता है विकलांग क्या है, विकलांग आपको पता नहीं किस तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते हो। आप इसको बताना तो पड़ेगा नहीं कि मतलब कि दृष्टि विकलांगता में क्या होता है कि हाँ वो बंदा आँख से अंधा है तो उसको हम दृष्टि विकलांग कहेंगे। ऐसा तो नहीं, इतना आप मतलब कि बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, तो आपको इतना पता है कि मतलब कि जो दृष्टि है तो मतलब कि मतलब वो आँखों से विकलांग है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता, आप उसको अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वाणी दोष में होगा कि मतलब कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको दोषपूर्ण स्वर है, मतलब वो अटक रहा है या हकला रहा है या देर से बोल रहा है या वो मतलब कि तुतला कर बोल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वाणी दोष हो गया। अस्थि विकलांगता में आ गया कि हमारा जो जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उसका विकास नहीं हो पाया, जिस वजह से मतलब कि उसकी विकृति आ गई, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा दोष आ गया है, ढंग से चल ना पाना, बैठ ना पाना, उसके अंदर आ जाता है हमारा अस्थि विकलांगता के अंदर, ठीक है। जो हमारा सेकंड था वो हमारे ये किसके पॉइंट हो गए, हमारे शारीरिक विकलांगता के पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या, हमारा मानसिक जो हमारी विकलांगता होती है, उसके जो विशिष्ट बालक होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो होता है हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है, एक होता है हमारा मानसिक मंद बालक होता है, ठीक है। 2 पॉइंट है इसके अंदर हमारे। जो प्रतिभाशाली जो मतलब बालक होता है, प्रतिभाशाली है मतलब कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है, क्षमता है किसी भी चीज़ की करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब बच्चा है, व्यक्ति कह लो कोई भी, वो जो शिशु है, वो जो बालक है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। वो एक मतलब अलग ही है, उनको काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता है, आगे का वो सोच सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जिसे हम कहेंगे ना, वो हमारा प्रतिभाशाली बालक में आएगा। जो हमारा मानसिक मंद बालक में आएगा, उसमें क्या आएगा, उसको काफ़ी देर से समझ में आ रहा है, वो घर के, स्कूल के सभी कामों में काफ़ी ज़्यादा धीरे है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो कर नहीं पा रहा है उस कामों को, तो उसको क्या कहेंगे, हम मानसिक मंद बालक कहेंगे। वो जिसको जल्दी समझ नहीं आ रही है बातें, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड होगी, चाहे वो कोई भी काम हो गया घर में, वो सारी चीज़ें उसको समझ में ना आना, उसको हम क्या कहेंगे, मानसिक मंद बालक कहेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट था वो क्या था, हमारा शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में आएगा हमारा कि जो शिक्षा के रूप में, मतलब शिक्षा के सेक्टर में, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हों। जैसे क्लासरूम, आप जैसे स्कूल गए होगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कि मैम एक बार में बताती हैं, टीचर, और उनको एक बार में समझ आता था, और कुछ बच्चे होते हैं कि मैम अगर दूसरी बार में बताते हैं जब समझ आता है,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कितनी बार भी बता लो, उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे, शैक्षिक पिछड़े बालक कहेंगे, मतलब वो शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं। औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं, मतलब जो समान बालक होते हैं उनके मतलब कि एकदम बराबर में वो अपना विकास नहीं कर पाते, उनको इतनी बार में समझ नहीं आता है, ठीक है? उनको बार-बार समझाना पड़ता है, वो बार-बार भूल जाते हैं। मतलब बहुत उनकी जो मेंटली स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो डिसेबल हैं। उनको मतलब वो एक चीज़ काफ़ी बार समझानी पड़ेगी, जब जाकर अगर समझ आया तो ठीक है, वरना नहीं आती है, ठीक है? इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ये शैक्षिक पिछड़े बालक कहेंगे। सीखने में असक्षम, मतलब कोई भी नई एक्टिविटी होती है, जो मतलब कि जो सामान्य बालक है वो क्या कर लेगा, अगर कोई चीज़ उसको नई दी जा रही है तो उसको सीखने के लिए वो उत्सुक होगा। उसके अंदर वो क्षमता है, वो चाहेगा कि हाँ, मैं सीख लूँ, मुझे आ जाए, और उसके लिए उसके अंदर जिज्ञासा होगी। लेकिन जो डिसेबल जो हमारा बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, वो क्या कहेगा, उसके अंदर लेज़ीनेस होगी, उसको नहीं सीखना चाहेगा और उसको कहेगा नहीं, मेरा मन नहीं है। उसको सिखाएँगे, जब उसको आएगा भी नहीं उसी मतलब करना, तो वो उसको सीख भी नहीं पाएगा। मतलब कि वो जो सीखने में असक्षम होगा वो, ठीक है? वो ढंग से उसको कर भी नहीं पाएगा उस काम को, उसकी गति जो होगी काफ़ी ज़्यादा धीरी होगी। ठीक है? इसीलिए, और वो मतलब कि उसमें कह सकते हैं हम, जैसे कि वो बच्चा क्या करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, बोल नहीं पाएगा ढंग से, किसी के सामने मतलब कि अपनी बातों को समझा नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो ये हमारी क्या हो गए, हमारे सीखने में असक्षम बालक हो गए। फोर्थ क्या है हमारा, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। जो सामाजिक रूप से मतलब सोशली रूप से जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, उसके मतलब कि मतलब सोसाइटी में अलग तरीके के बालक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कि बाल अपराध इसके अंदर आता है हमारा। ये बाल अपराध कहाँ से आता है? बाल अपराध हमारे परिवार से ही उत्पन्न होते थे। हमारे अगर परिवार में इस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं कि मतलब औरतों पे अत्याचार करा जा रहा है, या हमारे माँ-बाप इस तरीके के मतलब बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कि मतलब पेरेंट्स को किस तरीके का होना चाहिए, मतलब एक रूल की तरीके रूल रेगुलेशन रखने चाहिए अपने बच्चों के लिए कि इस तरीके के तुम्हें चलना है, यहाँ पे इस तरीके से रहना है। तो अगर वो नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, ना ही काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का होना है एकदम मतलब बेपरवाह। बेपरवाह भी नहीं होना, ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है। मतलब इतना होना चाहिए कि हाँ, अपने कंट्रोल में रखें अपने बच्चों को, ताकि वो कुछ भी गलत काम ना करें। चोरी हो गया, डकैती हो गया, लड़ाई झगड़े समाज के अंदर किसी और बच्चों से, ये सारी चीज़ें ना करें। ये सारी चीज़ें परिवार से ही पनपती हैं। अगर परिवार मतलब अगर ढंग की परवरिश करता है, सही से मतलब उनको एजुकेशन देता है, शिक्षा देता है, जब जाके उसके अंदर जो बाल अपराध की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाती है। यहाँ पे थिंकर ने व्यूज़ दिया है जो हमारा हैली के अनुसार क्या कहते हैं, एक बच्चा जो सामान्य व्यवहार के प्रस्तावित मानकों से भिन्न व्यवहार करता है, अपराधी बालक कहलाता है। मतलब जो जो सामान्य बालक है उनसे अलग तरीके के व्यवहार को करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपराधी बालक कहते हैं। ठीक है? जो मतलब कि चोरी वगैरह करता है उसको हम अपराधी बालक कहते हैं। अब क्या हमारा संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसके अंदर क्या आता है, जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो जो हमारे और बच्चे हैं जैसे जो सामान्य बच्चे, उनके साथ जल्दी घुल-मिल नहीं पाते हैं। ठीक है? जो विशिष्ट बालक होते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो अपने ही में मगन रहते हैं। उनको किसी और से मतलब नहीं होता, वो किसी से जल्दी बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं किसी के साथ। ठीक है? ना ही बोल पाते हैं किसी के सामने, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जल्दी किसी के साथ रिलेशन नहीं बना पाते हैं, जल्दी बातचीत नहीं कर पाते हैं किसी के साथ। इसी को हम कहते हैं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक कहलाते हैं वो। ठीक है? अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से उभरने वाले किन्हीं 2 सरोकारों और विकास की विस्तार चर्चा करनी है। हमें सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंटरैक्शन? डिस्कस इन डिटेल एनी 2 कंसर्न एंड डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इससे हम क्या समझते हैं और इससे उभरने वाले जो 2 सरोकार हैं, जो उसका विस्तार, उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो होता क्या है? आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतक्रिया सामाजिक अंतक्रिया कहलाती है। मतलब जो हम सभी आपस में जो भी मतलब कि काम करते हैं, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे जो समाज पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है? जिससे समाज को कोई बात समझ में आ रही है, वही हमारी क्या कहलाती है? सामाजिक अंतक्रिया कहलाती है। ठीक है? यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया होगा आगे, अभी आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से ही सामाजिक प्रक्रिया घटित होती है। जब हम कोई भी समाज के अंदर जो क्रिया कर रहे हैं, अगर उससे कोई समाज के अंदर कोई प्रक्रिया उठ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? सामाजिक अंतक्रिया कहेंगे।
सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक संरचना, नियम, व्यवस्था, संस्था जिसमें व्यक्ति रहता है, सम्मिलित होते हैं। मतलब कि जो भी हम कोई भी नियम, कानून, मतलब कोई भी हम कोई चीज़ कार्य कर रहे हैं, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं और उस पे समाज पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा, चाहे वो गलत पड़ रहा हो, चाहे वो सही पड़ रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है? आगे क्या हमारा संकेत के माध्यम से भावनाओं का आदान-प्रदान, जैसे होता है ना कि कोई काफ़ी लोग संकेत के माध्यम से अपनी बातों, अपने विचारों को आदान-प्रदान करते हैं, एक-दूसरे से जगह पे भेजते हैं या समझाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संकेतों के माध्यम से समझाना। ठीक है? जब यहाँ पे आपको दे रखा है जो हमारा अंतक्रिया क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा जब 2 व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान-प्रदान होता है, उसे हम सामाजिक अंतक्रिया कहते हैं। मतलब अर्थपूर्ण, उसका कोई मतलब निकल के आ रहा हो। जब कोई 2 व्यक्ति आपस में कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें आदान-प्रदान कर रहे हैं और उसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है? उसकी कोई मीनिंग निकल रही है, तो ही उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक अंतक्रिया का नाम देंगे उसको, ठीक है? यहाँ पे आपको जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जैसे कि जो हमारी आँखों को झपकना एक नॉर्मल क्रिया है और लेकिन जो आँख मारना एक मतलब कि एक वो है, सामाजिक क्रिया है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि हम आँख मार रहे हैं, उसका कोई एक मतलब निकल रहा है, ठीक है? उसका समाज के ऊपर कोई एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक क्रिया कहेंगे। आँख झपकना एक सामाजिक क्रिया नहीं है, एक सहज है, उसको मतलब एक सहज क्रिया है ये, मतलब नॉर्मल है, ये सभी के साथ होना है। लेकिन जो आँख मारना एक सहज क्रिया नहीं है, इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है? जिसकी कोई मीनिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संपर्क। इसके अंदर क्या आता है कि हम किसी के साथ समाज के अंदर संपर्क बना रहे हैं। अब वो किस तरीके से हो सकता है, हम किसी से डायरेक्ट संपर्क भी बना सकते हैं या इनडायरेक्ट, यानी प्रत्येक संपर्क भी हम कर सकते हैं या अप्रत्यक्ष। संपर्क का मतलब क्या है कि हम शारीरिक रूप से किसी से हाथ मिला रहे हैं, जैसे हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रत्येक संपर्क हो गया। और जो हमारा अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इनडायरेक्ट रूप से उससे संपर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे हम आजकल मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं इतना यूज़ हुआ करते तो पत्र लिखे जाते थे, तो पत्र के माध्यम से भी हम क्या बना पाते थे कि एक दूसरे पर्सन से हम इंटरेक्ट कर पाते थे, यानी उससे संपर्क कर पाते थे। तो ये इसके क्या हो गए, सारे माध्यम हो गए अप्रत्यक्ष के, पत्र, टेलीविज़न, वीडियो कॉलिंग, ये सब क्या हो गए, इसके माध्यम हो गए। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन से हम उसके इंटरेक्ट करते हैं, यानी उससे संपर्क कर पाते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा संचार। संचार का अर्थ अपनी बातों में, अपनी जो हम बातें हैं, हमारे जो विचार हैं, भाव है, वो दूसरे तक पहुँचाना। हमारी क्या थिंकिंग है, हमारे विचार क्या हैं, वो दूसरों तक हमें ले जाना या सूचना देना, उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार अंतक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है? इसको एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व माना जाता है, किसका? संचार का माना जाता है। ग्लीन जो 1965 ने इसे 2 भागों में विभाजित किया था। एक पूर्ण संचार, एक अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार के अंदर ये होता है कि जब जो भी हम बातें बोल रहे हैं, वो सामने वाले जो व्यक्ति है उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से वो बात समझ में आए, उस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए, तो वो हमारा क्या हो गया, पूर्ण संचार। क्योंकि हम उससे अपनी बातों को समझा पाए हैं, इसलिए वो क्या हो गया, पूर्ण संचार। अपूर्ण संचार में ये होता है कि जब हम कोई भी बात बोल रहे हैं और वो दूसरे जो पक्ष है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है, उसको वो बात जो है वो ठीक तरीके से समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है अपूर्ण संचार, कि उसको वो हमारी बात समझ में नहीं आई, जो हमने कहा उससे, जो हमारे हाव-भाव थे, उसके माध्यम से वो मैं उस अपनी हमारी बातों को वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया। पूर्ण संचार में होता है कि वो समझ जाते हैं, अपूर्ण संचार में वो नहीं समझ पाता है। ठीक है? आगे क्या है हमारा, सामाजिक अंतक्रिया के सिद्धांत। इसके सिद्धांत 2 सिद्धांत हैं, एक मिड का सिद्धांत है हमारा, एक है हमारा ब्लूमर का सिद्धांत। मिड के सिद्धांत में यह आता है कि मिड ने शव के आधार पर प्रतीकात्मक अंतक्रिया को देखने का प्रयास किया है। अब इस शव का मतलब क्या होता है? सबका अर्थ क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारे सृजनात्मक अवयवों से है, जो लगातार क्रियाशील है। अब सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर किसी मनुष्य के अंदर अलग-अलग समय में अलग-अलग मतलब कि जो स्किल हैं वो डेवलप्ड होती हैं, ठीक है? वो अलग-अलग जो मतलब एक्टिविटीज़ कर पाता है, अलग-अलग तरह के काम कर पाता है। वही क्या होता है, हमारे सृजनात्मक, जो नए कामों को अच्छी तरीके से कर पाए। उनको वो अगर वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, वो अच्छी तरीके से मतलब और भी उसको आगे बढ़ा सकता है। तो वो क्या हो गया, हमारा मिड का सिद्धांत होता है।
ठीक है? इस अवस्था में सब दूसरों से सीखता है, मतलब कि हम किसी और को देख के ही अपनी स्किल हमारे जो भी उसको हम डेवलप कर पाते हैं, यानी उसका विकास कर पाते हैं। दूसरे की वस्तुओं, मानकों, मूल्य, भूमिका आदि को अपना बना लेता है तथा उनको अपना समझने लग जाता है। फिर हम उस दूसरे की चीज़ को अपना बनाकर उसको अपने अनुसार मतलब अपनाकर उसको डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, नए-नए कामों को सीखते हैं। सबके विकास में मिड ने भूमिका ग्रहण को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है? जो अलग-अलग जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है या कोई भी हमारी स्किल है, उसके विकास में किसको उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है? भूमिका ग्रहण को। समाज में प्रतीकों की एक बड़ी सूची होती है जिससे क्या करता है व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रतीक, बहुत ज़्यादा चिन्ह हैं हमारे समाज के अंदर। जो हमारा ब्लूमर का सिद्धांत है जो ब्लूमर है वो मिड के शिष्य रह चुके हैं। उन्होंने क्या बताया है कि जो मनुष्य की जो अंतक्रिया का व्यवहारवादी सिद्धांत है, उसको उन्होंने नकारा है। उन्होंने उस चीज़ को गलत बताया है। ठीक है? उन्होंने क्या बोला है, उनका मानना ये है कि जो व्यवहार में व्यक्ति के निर्धारक तत्व हैं, जो व्यक्ति के जो अपने जो खुद के तत्व होते हैं, वही सही होते हैं। जो उसके बचपन से जो जन्मजात जो भी उसकी स्किल होती है, वो ज़्यादा सही होती है। उनका ऐसा मानना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल विकास को परिभाषित करें। बाल विकास अध्ययन के विभिन्न विधियों का विस्तार से हमें वर्णन करना है। तो ये हमारा इंग्लिश में यहाँ पे भी यही पूछा है कि डिफाइन द चाइल्ड डेवलपमेंट। हमें बाल विकास को बताना है और एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इन डिटेल। ठीक है? उसका जो अध्ययन है उसको अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। जिसका किसको? चाइल्ड डेवलपमेंट को। इसका अर्थ क्या होता है? जो हमारा बाल विकास है उसका मतलब क्या होता है? विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब सभी में ये होती है। ठीक है? जो विकास है सभी बच्चों में होता है, चाहे वो किसी में धीमी गति से होता है और किसी में तेज हो जाता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे चलना सीख पाता है। ठीक है? हर किसी का मतलब अलग अलग टाइम होता है, लेकिन वो सभी में जो विकास है वो होता है। ठीक है? इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है, मतलब कभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी काफ़ी ज़्यादा मंद हो जाती है। जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है, मतलब किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस में आ जाता है, उस समय में उसकी जो वृद्धि है वो थोड़ी कम हो जाती है और उससे पहले वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जब मतलब 12-13 या 14 साल का जब बच्चा होता है, तो उसकी जो गति है, जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे पड़ जाता है। ठीक है? क्योंकि उसके अंदर अंदर जो शारीरिक के अंदर जो चेंज आ रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे होते हैं। ठीक है? बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म के बाद किशोर अवस्था तक अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व को स्वरूप प्रदान करने में सभी परिवर्तन व्यवस्थित एवं समानुपात में होते हैं। तो जो किशोर अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे चाहे वो हमारा शारीरिक परिवर्तन हो गया, चाहे मानसिक परिवर्तन हो गया। ठीक है? ये बिल्कुल एक समान रूप से होते हैं, मतलब कि सभी लड़कियों में एक जैसे होते हैं और सभी लड़कों में एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समान रूप से होते हैं। बाल विकास का अर्थ आवश्यकता एवं क्षेत्र जो निम्नलिखित पक्षों में होता है, मतलब जो हमारा बाल विकास होता है वो अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा शारीरिक जो हमारी फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है, शारीरिक मेंटली डेवलपमेंट होते हैं, हमारी लैंग्वेज का मतलब कि उसका डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। ये सारे विकास हमारे क्या कब तक होते हैं? जब तक हम 12-13 साल के नहीं हो जाते हैं, ये सारे चेंजेज़ हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है? और फिर हम किशोर अवस्था के अंदर एंटर कर जाते हैं, जब 12-13 साल की हमारी एज होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी हमारे थिंकर रहे हैं, उन्होंने बाल मनोविज्ञान की को परिभाषित करा है अपने-अपने शब्दों में। इसमें से सिर्फ़ आपको 3 ही थिंकर्स के नाम याद रखने हैं, 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है? उन्हीं को आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जब तक आप थिंकर के व्यूज़ नहीं लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक जो हमारा पहला क्या है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। ये एक अलग तरीके की विधि है, जिसको क्रम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक क्रम से जो विकास हो रहा है, चरित्र लेखन उसकी विधि है। इस विधि का उपयोग मतलब अलग-अलग वैज्ञानिकों ने करा है, इसको अपनाया है और इस पे उन्होंने काम करा है, ठीक है? जो हमारे प्रेयर ने ये बताया है कि जो चरित्र लेखन से ये जानने का प्रयास किया कि जन्म के समय कौन सी सहज क्रियाएँ पाई जाती हैं। जब जन्म होता है जब किसी बच्चे का, तो उस समय कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं, उन्होंने इससे ये पता लगाया। क्रम से पता लगा रहे हैं, मतलब कि सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है, फिर क्या करना सीखता है, कैसे वो बोलना सीखता है, कैसे वो बैठना सीखता है। ये सारी क्रियाएँ जो क्रम से होती हैं बच्चे के अंदर,
उन सारी क्रियाओं का पता लगाते हैं इस विधि को अपनाकर। इस विधि में अध्ययनकर्ता जो होते हैं, मतलब जो इस बारे में पता लगाते हैं, वो क्या करते हैं, बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। मतलब हर रोज़ उसके जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, उसको वो निरीक्षण करते हैं और उसको वो एक नोट डाउन कर लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध सिद्धांत कहते हैं। जिसका वो रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, हमारा क्रमबद्ध सिद्धांत कहलाता है। इसमें बालक के व्यवहार का निरीक्षण स्वतंत्र वातावरण में किया जाता है। ठीक है, अब इसका दोष हम क्या कह सकते हैं कि एकत्रित जो रिकॉर्ड होता है वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है, कि जिसने अध्ययन करा है वो एक पक्षपात भी हो सकता है, मतलब उसके साइड में उसने उसी की अच्छाई दिखाने के लिए उसका वो रिकॉर्ड बनाया हो, तो ऐसा इसका ये दोष हम मान सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, समय काफ़ी ज़्यादा व्यय होता है कि पूरा दिन उसका निरीक्षण करना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और कोई भी अच्छा तरीके से प्रमाण नहीं निकल पाता है, और ये एक वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न जो भी फैक्ट होते हैं वो उस पे बिल्कुल भी बेस नहीं है ये वाला जो हमारा विधि है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि में क्या होता है, जो शिशुओं की जितनी भी समस्याएँ, उन सभी का अध्ययन करा जाता है और इसका जो सबसे पहले उपयोग जो हुआ था, निरीक्षण विधि का सर्वप्रथम जो उपयोग करा गया था, वो कहाँ पे करा गया था? वो जर्मनी के अंदर किया गया था। ठीक है, और अमेरिका में जो वाटसन है, उन्होंने इस विधि को उपयोग करा और उन्होंने ये बताया कि बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया। जो प्राथमिक संवेग, यानी जो उनकी पहली-पहली जो क्रियाएँ होती हैं, वो किस तरीके से जो क्रियाएँ करना स्टार्ट करते हैं, उस सारी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन करा। किसने? अमेरिका के वाटसन ने। और जो इसकी जो प्रथम प्रणाली है वो क्या है हमारी? डायरी डिस्क्रिप्शन। इस प्रणाली में क्या बताया गया है? बायोग्राफी मेथड कहते हैं इसको हम। दूसरी प्रणाली हमारी क्या है? स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन टेक्निक। इसमें क्या आता है हमारा? टूकर, आर.सी. बर्कर, एच.ई. हर्टले, पी.वी. गम्पा ने किया है। मतलब इन सभी का उपयोग, इस वाली प्रणाली का इन सारे जितने भी हमारे वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। और जो हमारी थर्ड प्रणाली वो क्या है? इवेंट स्पेलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें इन सारे जितने भी थिंकर के नाम है उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। ठीक है, निरीक्षण विधि में अध्ययन सावधानी से किया जाता है, नेत्रों का पूरी तरह उपयोग होता है, अध्ययन करने वाला प्रत्येक रूप में भाग लेता है। इस विधि की सहायता से सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है। जितने भी सामूहिक यानी सभी जो बच्चों का ग्रुप है उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग बहुधा प्राथमिक आंकड़ों की संकलन के लिए किया जाता है। निरीक्षण विधि की सहायता से मनोविज्ञानी की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर चुनते हैं। जो हमारी प्राथमिक निरीक्षण है, ये वाली जो प्रणाली है प्राथमिक वाली, उसके आधार पर ही वो पूरी जितने भी बच्चों की क्रियाओं का पता लगाते हैं, उनके व्यवहार का पता लगाते हैं, वो उसके माध्यम से पता लगाते हैं। इसके भी यहाँ पे काफ़ी सारे दोष दे रखे हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या? हमारा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या आता है हमारा? जो हमारा सामाजिक वैज्ञानिकों ने जो प्राकृतिक विज्ञानों से लिया है, वो जो प्राकृतिक से जो मतलब कि विधि लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। ये विधि पूर्ण रूप से किस पे? वैज्ञानिक पे मतलब बेस विधि है। मतलब ये पूरी साइंस पे बेस्ड, जो साइंस के जितनी फैक्ट पे ये बेस्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमारी विधि मानी जाती है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि वह है जिसमें स्तरों को योजना अनुसार घटा बढ़ाकर नियंत्रण दशाओं में निरीक्षण लेकर परिकल्पना को सत्य या असत्य सिद्ध किया जाता है। ठीक है, बालकों की प्रेरणा, परिपक्वता, अधिगम, ये सारी चीज़ों को इसमें इसमें अध्ययन करा जाता है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल, ये सब किस तरीके से, उनकी समस्याएं क्या हैं, किस तरीके से उनके अंदर स्किल क्या, उनके परेशानी है, ये सारी चीज़ों का इसमें इस विधि के अंदर अध्ययन करा जाता है। ठीक है, इसके यहाँ पे दोष दे रखे हैं। और भी यहाँ पे प्रणाली हमारी विकासात्मक विधि प्रणाली है ना? और यहाँ यही चीज़ आपकी इंग्लिश में भी दे रखी है। और क्या है हमारे साक्षात्कार विधि। इसका हमारे यहाँ पे इसका मतलब भी बता रखा है क्या होता है, और उसके दोष भी बता रखे हैं आपको। ठीक है, इसमें से आपको 10 पॉइंट, आपको 10 नहीं, आप इसमें से अगर 5-6 भी पॉइंट याद रखते हो तो बेटर है। ठीक है, और आपको बाकी बना के ही लिखना है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको लिख नहीं सकते हो। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन है हमारा 3 से 6 वर्ष की आयु में भाषा का जो विकास होता है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग 3 to 6 ईयर एज। जो हमारी जो जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है कौन सी एज में, 3 से लेकर 6 ईयर के बीच में जितनी भी मतलब डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हमें बताना है। जो 3 से 6 साल का बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा बोलने लग जाता है अच्छा खासा। 6 साल का बच्चा तो पूरी अच्छी तरीके से बोल पाता है,
तो 3 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर एकदम स्टार्टअप होता है, मतलब भाषा का विकास का स्टार्टअप होता है कि वो थोड़ा-थोड़ा पूर्ण रूप से छोटे-छोटे शब्दों का प्रयोग करके उन वाक्यों को बोला करता है, ठीक है? वो पूरे बड़े-बड़े वाक्यों को नहीं बोल पाता है, वो छोटे-छोटे वाक्यों को बोल पाता है, ठीक है? भाषा का विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कोटि है, ठीक है? जो हमारी जो बुद्धि का जो विकास होता है उसकी जो उच्च कोटि है वो किसको माना जाता है? उसको भाषा को माना जाता है, ठीक है? भाषा ज्ञान परिवार से होता है। जो भाषा का जो सर्वप्रथम जो ज्ञान आता है वो हमें कहाँ से आता है? अपने परिवार, अपनी फैमिली से आता है कि हमारी फैमिली में किस तरीके की भाषा बोली जा रही है। अगर हमारी फैमिली में शुरू से इंग्लिश बोली जा रही है, जैसे आप अंग्रेज़ों फॉरेनर को देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनके पेरेंट्स इंग्लिश ही बोलते हैं, इसलिए उनके बच्चे शुरू से इंग्लिश बोलना जानते हैं, हिंदी को नहीं जानते। और हमारे यहाँ क्या होता है कि शुरू से हिंदी, अगर गुजराती है तो गुजराती, ठीक है, तमिल, अलग-अलग भाषा बोली जाती है भारत के अंदर तो जिस तरीके का हमारे फैमिली में एनवायरनमेंट होता है, कि जिस तरीके की भाषा को बोला जाता है, उसी तरीके की भाषा हमें भी आती है। जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, उनको भी वही भाषा आती है अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। उसी भाषा के अंदर वो अपने विचारों, अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा के विकास के अंदर। और विद्यालय और समाज का भी काफ़ी बड़ा मतलब रोल होता है। विद्यालय और समाज का कैसे होता है? बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार में सीखने के बाद वो स्कूल जाते हैं। अब स्कूल में किस तरीके के टीचर्स हैं, किस तरीके के उन्हें सिखा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो बच्चे को इंग्लिश आ जाएगी। जब छोटे होते हैं, उनको हम कोई-सी भी भाषा को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है जो शब्दों को बहुत जल्दी कैच कर पाता है, ठीक है? उन बातों को रिपीट करता है वो, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारी बातों को दोहराते हैं वो। क्यों दोहराते हैं? वो उन शब्दों को सीख रहे होते हैं, अपने माइंड में बिठा रहे होते हैं। इसी वजह से जो अगर छोटे बच्चों को अगर हम 10वीं भाषा अगर सिखाना चाहें, उनसे हम उन्हीं भाषा में बोलें, तो उन 10 भाषाओं को अच्छी तरीके से वो सीख जाएँगे। ठीक है? बड़े होके जो जो बड़े हो जाते हैं जब, उस समय हम सारी भाषाओं को जल्दी नहीं सीख पाते हैं, जितना हम छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है? तो विद्यालय का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और हमारा समाज कैसा है, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, तो इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो जो बच्चों में भाषा का विकास जो पहले साल की जो शुरुआत होती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? बच्चे से बात करनी चाहिए, उससे हमें हमेशा बात करते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितनी भी लैंग्वेज की जो स्किल है वो डेवलप्ड हो पाए, है ना? उससे हम जितनी बातें करेंगे उसके माइंड में उतने शब्द जाएँगे। जब शब्द जाएँगे तो उन शब्दों को मिलाकर वो मतलब एक वाक्य बोल पाएगा। तो इसलिए हमें, जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे बहुत, उनको बहुत हँसी आती है जब उनसे बातें करते हैं। चाहे आप कैसी भी बातें कर लो, वो अपनी हँसते रहते हैं। तो वो जो हम उनसे बोल रहे होते हैं, वो उन बातों को काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होते हैं। फिर वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, जब उनको बोलना सीख जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को वो बोला करते हैं। ठीक है? तो इसलिए बच्चों से हमेशा हमें बातें करती रहनी चाहिए। उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, जब वो क्वेश्चन करने लग जाता है, ठीक है? तो उनकी उनकी क्वेश्चन का हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि उनको जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं होगी, वो मतलब कि अंदर से उन्हें समझ में नहीं आएगा कि वो सही है या गलत है, इसलिए उनकी क्वेश्चन का हमें जवाब देना चाहिए, ठीक है? जो उनकी परेशानी है उसको दूर करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें कहानियाँ सुनाना, है ना? अलग-अलग मतलब कि बुक्स देना, ताकि वो सीख पाएँ। जितना ज़्यादा हो सके हमें उन्हें बचपन में ही सिखाना चाहिए। ठीक है? अब है कि हमारा 3 से जो हमारा 3 साल से लेकर 6 साल की जो आयु है, उसके अंदर क्या विकास होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है? इस समय इस एज में आके कर कर देता है, वो बोलने लग जाता है। जैसे कि कई बार वो अपने मतलब की चीज़ों को माँगने के लिए कहानियाँ बनाने की मतलब कोशिश करता है। मतलब जब उसको दिखता है कि हाँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो क्या कर देता है, अलग-अलग कहानियाँ बनाने लग जाता है। आपने देखा भी होगा या आपने भी करा होगा, ऐसा हो सकता है ना? बच्चों की वोकैब्युलरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ में लाने लग जाता है, उसका उपयोग करने लग जाता है। जैसे-जैसे उसकी उत्सुकता बढ़ेगी, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, बच्चा आपसे बहुत सारे सवाल करेगा, मतलब अलग-अलग क्वेश्चन करेगा, और अधिक कठिन वाक्य भी अधिक बोल पाएगा। मतलब फिर जब वो क्वेश्चन करेगा, हम उसका जवाब दे पाएँगे, तो और भी अच्छी तरीके से जो जो टफ-टफ हमारे वर्ड होते हैं, उनका भी वो यूज़ कर पाएगा और उनको बोल पाएगा। 6 वर्ष में जो बच्चा होता है, वो टीचर की गई सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाता है, शब्दों को अच्छी तरीके से पहचान पाता है,
क्योंकि 6 साल का बच्चा तो स्कूल जाने लग जाता है, उसे का, खा, गा, आ से अनार, ABCD, गिनती वगैरह जो काउंटिंग होती है, वो हम सारी चीज़ें उसको सिखा चुके होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को वो सीख चुका होता है, पूरी अच्छी तरीके से बोल पाता है। 3 साल का बच्चा होता है, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता, लेकिन फिर भी अगर हम उससे बातें करेंगे तो वो जल्दी ही मतलब बोलना सीख जाएगा। ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? वो है हमारा कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों और चरणों का उदाहरण सही समझाइए। ठीक है? इसके अंदर जो जो उनके नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, कोलबर्ग द्वारा जो नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हमें बताना है। ठीक है? यहीं पे हमारे इंग्लिश में भी वही पूछा गया है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द वेरियस लेवल एंड स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोलबर्ग। ठीक है? इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, अलग-अलग जो वेरियस लेवल एंड स्टेजेस जो दिए गए हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो हमारे हाइलाइटेड पॉइंट है, जो मेन जो हमारे बातें हैं, इससे मैं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका रिव्यू हो रहा है आपका कि अच्छा इसका ये मतलब है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है? अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो इस नोट्स का परचेज कर लेना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगा। ठीक है? और जो ये हाइलाइटेड पॉइंट है, आप सिर्फ उन की पॉइंट्स को भी याद रखते हो, तो उसको आप अच्छी तरीके से और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे, उसको आप अपनी तरीके से बना दोगे। ठीक है? आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसके अंदर लिखूँ क्या? ठीक है? सिर्फ़ आपको की पॉइंट्स याद होने चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं हमारा कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जो हमारा पर जो उन्होंने 2 स्तर पे मतलब अवस्थाओं को बाँटा है। ठीक है? अलग-अलग अवस्थाओं में 2 स्तर क्या है हमारे, एक हमारा पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। इस तरीके से उन्होंने बाँटा है कि जो हमारा मेन हेडिंग है उसके अंदर 2 पार्ट दिए गए होंगे। ठीक है? जैसे रूढ़िगत नैतिक स्तर, इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट दिए गए हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने हर 2-2 स्तर में उन्होंने अपने सिद्धांतों को बाँटा है। कोलबर्ग ने ये बताया है कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है, कि जितनी भी हमारी अवस्थाएं बताई गई हैं उसका जो क्रम होता है, मतलब इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना है, तो वो पूरी तरीके से निश्चित होता है। ये नहीं होता कि बच्चा पैदा होते ही चलना सीख जाएगा या बोलना सीख जाएगा, वो एक क्रम के साथ होगा। ठीक है? तो वही उन्होंने बताया कि वो जो क्रम है वो एक निश्चित है। ठीक है? सबसे पहला हम उनका वो देखते हैं जो है सिद्धांत, वो क्या है हमारा पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। इसके अंदर क्या है हमारा नैतिक स्तर जो होता है बालक में 4 साल से लेके 10 साल की आयु तक वो होता है। नैतिकता मतलब एथिक्स वगैरह जो होते हैं, रूल रेगुलेशन ये सब कुछ, वो 4 साल से लेके 10 साल तक की आयु में उनके अंदर विकसित होते हैं, वो डेवलप्ड हो पाते हैं। हाँ, जितना हम उन्हें सिखाएँगे किस तरीके से बात करनी चाहिए सामने वाले से, हमें टाइम का अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, हर जगह टाइम पे पहुँचना चाहिए। जो भी हमारे न एथिक्स वगैरह होते हैं, बड़ों से प्यार से बात करनी चाहिए, सम्मान से बात करनी चाहिए, उन सब चीज़ों का विकास होता है। ठीक है? किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत निर्णय खुद ना लेकर के दूसरे के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। जो बच्चा होता है, जो मतलब कि वो उसको निर्णय लेना है कोई भी, तो वो खुद नहीं लेता, वो क्या करता है दूसरे के मानक पे, जो दूसरे जो बता रहा होगा वो उसके आधार पर वो निर्णय लेगा। उसकी जो प्रथम अवस्था बताई गई है बालक में सम्मानित व्यक्ति, माता पिता और शक्तिशाली आदि के प्रति सम्मान दिखाता है। ठीक है? जो बच्चा होता है वो जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे शक्तिशाली हैं, उनसे ही वो अच्छी प्यार से बातें कर पाता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उन्हें उनसे डर लगता है कि वो उसको मारे ना, ये डाँटे ना। तो उन लोगों के सामने वो क्या करता है, वो उनका सम्मान करने लग जाता है, उनकी हर बातों को मानने लग जाता है जो बच्चा होता है। ठीक है? वो सबसे पहले वो दंड से डरता है, इसलिए दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ताकि उसे दंड से बच सके, इसलिए वो क्या करता है सामने वाले की बातों को वो मान लेता है जो बच्चा होता है। ठीक है? कोलबर्ग जी जो ये कहते हैं कि कोई बालक यदि सुकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना, वो दंड से खुद को बचाना चाहता है ताकि उसको कोई भी मतलब कि दंड ना दिया जाए, कोई मतलब कि उसको सजा ना मिले, इसलिए वो उनकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाता है। जो भी उससे बड़े हैं, उनके माता-पिता हो गए, जो उससे शक्तिशाली हैं, जो उससे उन लोगों की बातों को मानने लग जाता है। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, इसके अंदर क्या होता है, वो पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। कि जब उसको जैसे होता है ना कि हम उसे कहते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि तुम टॉफ़ी लोगे या चॉकलेट्स लोगे, मेरा ये काम कर दो। तो वो उन सभी चीज़ों को पाने के लिए क्या करने लग जाता है, वो बातें भी मानने लग जाता है और वो अलग-अलग नियमों को भी फ़ॉलो करने लग जाता है। ठीक है? तो पुरस्कार पाने के लिए अगर उसको हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ चॉकलेट्स दे रहे हैं या टॉफ़ी दे रहे हैं, तो उन सभी को पाने के लिए वो अलग-अलग नियम और जो भी हम उससे बात मनवाना चाहते हैं बच्चों से, वो उन बातों को मानने लग जाता है। ठीक है? अब इसका ही जो हमारा नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। वो हमारे 10 से 13 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं वो उसके अंदर होता है।
समाज के नियमों के अनुकूल होते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब कि समाज में जिस तरीके के नियम हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। दूसरों की मदद के लिए उत्सुक रहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों की मदद करें। अगर सामने वाले को परेशानी है तो हम उसकी मदद कर पाएँ। इनके अंदर अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे होते हैं इस समय की एज में, 10 से 13 साल की एज में। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि वो उनकी मदद कर सकें, उनसे उनको जो भी परेशानी है वो दूर कर सकें। ठीक है? इस स्तर पे बालक क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के साथ-साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। ठीक है? जो उसकी आवश्यकता है वो उसका भी ध्यान रखता है, और जो सामने वाले की आवश्यकता है, ठीक है? उनको उनकी नीड्स को, इन सभी की अपनी नीड्स और सामने वाले की नीड्स को भी पूरी तरीके से मतलब कि ध्यान में रखता है। इसके 2 भाग बताए गए हैं, वो क्या है हमारा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होता है तथा वह नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है? वो जो नियम वगैरह होता है उन सभी को वो पालन करता है, उनके प्रति वो जागरूक होता है। ठीक है? उसको पता होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो उसके प्रति वो क्या रहते हैं, वो जागरूक रहते हैं। ठीक है? उनको वो फ़ॉलो करते हैं और उनके प्रति वो जवाबदेही भी होते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, इस अवस्था में बच्चे में एक-दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा होती है। ठीक है? वो लोग जो बच्चे होते हैं इस एज के, जो 10 से 13 साल की एज के जो बच्चे होते हैं, उनका उनमें क्या होता है कि वो दूसरों का भी सम्मान करेंगे और खुद की रिस्पेक्ट भी वो चाहते हैं कि हमसे कोई बदतमीज़ी से बात ना करे, कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे हमारी। वो चाहते हैं कि हमारी सब रिस्पेक्ट करें और हम भी सबकी रिस्पेक्ट करें। इस तरीके के होते हैं, उसमें कोई भेदभाव ना हो लड़का-लड़की में, इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है? तो थर्ड है हमारा क्या, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में क्या था हमारा, कॉलबर्ग ने ये बताया कि जैसे-जैसे बालक परिपक्व होता है, परिपक्व यानी जो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो वैसे-वैसे वो क्या नैतिकता का स्तर उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। जब हम बच जब बच्चा जब बढ़ता जाता है, उसको पता चलता रहता है कि अच्छा हाँ, हमें इसी तरीके से बात करनी है, अच्छा हमें इसको फ़ॉलो करना है, इस नियम को, इस रूल को, इस तरीके से इसको काम करना है। मतलब मैच्योरिटी लेवल जितना बढ़ेगा और एथिक्स भी उसी के साथ बढ़ते चले जाते हैं, नैतिक जो होते हैं उसी के साथ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है? अब इसके जो 2 पार्ट हैं वो क्या, हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, वही करता है जो उन्हें सही लगता है। मतलब अब 14 साल की जो एज आ जाती है, जब 14 से 15 साल की, ठीक है, एडोलसेंस जिसे हम कहते हैं, या किशोर अवस्था, उस समय बच्चे में क्या, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है बस। समाज में सब कुछ गलत हो रहा है, बस मैं ही सब कुछ सही कर सकता हूँ। ऐसी भावनाएँ उसके अंदर पैदा होने लग जाती हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम क्या कह सकते हैं? एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो ये देखा जाएगा कि जीवन बचाना या मतलब यहाँ महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो भी अपनी बच्चे को बचाने के लिए, क्या चोरी करना गलत है या जीवन बचाना सही है? तो इन सारी जो भी हमारी ये थिंकिंग होती है, किस तरीके से है या नहीं है, सही है या गलत है, उस समय के बच्चे में अलग तरीके की सोच होती है। वो इसको मानेंगे कि उसका चोरी करना सही है, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई है। ठीक है? वो ऐसा सोचेंगे। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत की अभिमुखता। बच्चे का आचरण दूसरे की जितनी भी प्रतिक्रियाएँ होती हैं और जो भी विचार होते हैं, उनके किए बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। जो उनके द्वारा जो जितनी भी क्रियाएँ वगैरह की जाती हैं, उनके द्वारा ही वो अपने आचरण उनको ही वो अपनाता है, उनको फ़ॉलो करता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, उनके जो विचार होते हैं, हम उनको बहुत जल्दी अपनाने लग जाते हैं। ठीक है? इस एज में ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विकासात्मक कार्यों से आप क्या समझते हैं? शेष अवस्था और बाल्यावस्था के जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको कोलबर्ग का जो सिद्धांत देगा वो वही है कि किस तरीके से उन्होंने अलग-अलग स्टेजेस बताए हैं। जो हमारे स्टेजेस हैं उनको अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा है, ठीक है? उनके नाम, उनके बारे में, ठीक है? वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट टास्क? ठीक है, राइट डाउन द डेवलपमेंट टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। मतलब हमें जो हमारी शेष अवस्था होती है और जो हमारी बाल्य अवस्था होती है उनमें जो विकासात्मक के जितने भी कार्य होते हैं उनको बताना है हमें। ठीक है, दोनों के अलग अलग होते हैं। जो हमारी शेष अवस्था होती है उसके अंदर जो बच्चा एकदम छोटा सा होता है, ठीक है, और जो हमारा बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में क्या होता है कि जब बच्चा बोल अच्छी तरीके से बाहर आ जा सकता है, इंडोर और जो आउटडोर गेम होती है उनको खेल सकता है, और जितने भी उसके हम उम्र के साथी होते हैं उनके साथ वो अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप बना सकता है और उनका लीडर बन सकता है, अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है, वो सारी चीज़ें आती हैं।
ठीक है? जो शेष अवस्था होती है उसके अंदर बच्चा अभी सीख रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है सब चीज़ की, ठीक है? तो जैसे वो रगड़ेगा, खड़ा होना, चलना, दौड़ना और कूदना, फेंकना, ये सारी चीज़ें क्रियाएँ करेगा। छोटी-छोटी जो क्रियाएँ होती हैं वो हमारी शेष अवस्था के अंदर आती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो बोलना तथा बात करना सीखना, शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना, मतलब किस तरीके से उसे खड़ा होना, पहले सहारा लेके खड़ा होना सीखेगा, ठीक है? फिर वो क्या करेगा, फिर वो बिना सहारे के खड़ा होना सीखेगा, तो इस तरीके से वो करता है। और जो बच्चा होता है उस समय वो खिलौने से खेलना सीखता है, उस समय उसको खिलौने काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। 3 पहियों की साइकिल को चलाना सीखता है वो, ठीक है? वस्तु, व्यक्तियों और घटनाओं पर ध्यान देना सीखता है। वस्तु और व्यक्तियों में पहचान करना सीखता है कि वस्तु अलग है, व्यक्ति अलग है। इनकी डॉल वगैरह ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं, व्यक्ति अलग है जिनके अंदर जान है। ये सारी चीज़ें वो इस एज में जाके सीख पाता है, किसमें? जो हमारी शेष अवस्था होती है इसमें, ठीक है? जो हमारी उत्तर बाल्य अवस्था होती है, ठीक है? उत्तर बाल्य अवस्था में क्या होता है, जो हमारी चाइल्डहुड जो टास्क होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे गेम्स होती हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर गेम हो, उन सारी गेम्स को वो अच्छी तरीके से खेल पाता है, अपने हम उम्र के साथियों के साथ समायोजित कर पाता है, उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाह की शिक्षा लेना, स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण और मान्यता बनाना कि मैं सही हूँ, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस चीज़ को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमारी चाइल्डहुड में जाके आ पाती हैं, ठीक है? और संप्रेषण में भाषा कौशल में प्रवीणता अर्जित करना, मतलब अपनी भाषा का और भी ज़्यादा स्किल को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम बाल्यावस्था के अंदर सीखते हैं, ठीक है? आत्मचेतना, नैतिक और मूल्य का विकास करना, तर्क चिंतन और समस्या समाधान संबंधित क्षमताओं का विकास करना, अलग-अलग जो बड़े-बड़े टास्क होते हैं, वो हम बाल्यावस्था में जाकर सीख पाते हैं। जो हमारे चाइल्डहुड की जो एज होता है, उसमें हम सीख पाते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी वो बता रखा है कि लर्निंग टू प्ले विथ टॉय, ये हम किसमें सीखते हैं? हमारे जो हमारे इन्फैंसी, जो हमारे जब हम बच्चे होते हैं, शेष अवस्था होती है, उस समय, ठीक है? उस समय सीखते हैं कि हमें टॉय से किस तरीके से सीखना है, कैसे हमें बात करनी है, हमारी भाषा का, हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, इस समय हम ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है आपका कि किस तरीके से स्टैंड होना है, वॉक, ठीक है, जंप, ये सारी चीज़ें हम इसमें जाके सीख पाते हैं। ठीक है, प्ले विद टॉय, तो इसमें आपको पूरी जितनी सारी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि नहीं, आप सारे पॉइंट्स याद करो, मैंने बताया ना कि आप मेन याद रखो ताकि आप और भी अच्छी तरीके से उसको बना पाओ। चाइल्डहुड में यही यही सब आता है, जो हम हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हम एडोलसेंस के अंदर आ चुके होते हैं और हम अच्छी स्किल्स को सीख पाते हैं और अच्छी गेम्स खेल पाते हैं, ठीक है? चाहे वो बाहर की हों, चाहे हमारे घर की हों। ये सारी पॉजिटिव एटीट्यूड आना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, ठीक है? मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हमारी जो स्किल जो है उनका डेवलपमेंट हमारी चाइल्डहुड में जाके हो पाता है। ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? मादा जनतंत्र को मतलब चित्र के सहित हमें समझाना है। एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसका हमें चित्र भी बनाना है इसके अंदर और उसको चिन्हित करना है, मतलब उसको दर्शाना है उस पिक्चर के अंदर कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है? उसके और उसको एक्सप्लेन भी करना है हमें, ठीक है? उसको एक्सप्लेन भी करना है और उस पिक्चर के अंदर उसको बताना भी है कि वो चीज़ें कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसका चित्र हमारे यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हो जो हमारा मादा का जनतंत्र इस तरीके का होता है। आप इसको बना अगर एग्ज़ाम में आता है तो चित्र बनाने के लिए आप इसको एग्ज़ाम में बना भी सकते हो और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ़ और आप ये सारी चीज़ें लिख दो कि जो मतलब कि जो फीमेल के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है? तो उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे आप? पहले आप चिन्ह में आप बताते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा अंडाशय आता है। ये जो चीज़ है हमारा ओवरी, ये हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और ये जो हमारा यूट्रस है, योनि कहते हैं। ठीक है? और जो हमारा वर्जीना है, यूट्रस और कर्विक्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इंग्लिश में बता रखा है। आपका जो फ्यूनल ऑफ ट्यूब जो होता है हमारा वो हो गया, ठीक है? और ये ओवरी वगैरह होगी, 2 हमारी ओवरी होती हैं, इधर-इधर लेफ्ट एंड राइट साइड में होती हैं, जहीं पे हमारे काफ़ी ज़्यादा एग होते हैं, ठीक? जिससे इसी से हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं। अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथि। ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर होती हैं? हमारे मादा जनतंत्र के अंदर होती है। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, हमारा जो हमारा है अंडाशय, ठीक है? अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, उपकला जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है? अंडाशय द्वारा मादाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रवित होता है। ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका विकास होता है, वो स्रवित होता है
और ये हार्मोन द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण पैदा करता है, मतलब एक लक्षण पैदा करता है। वो लक्षण क्या होते हैं? लड़कियों के अंदर जैसे आप देखोगे कि जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और आप देखोगे कि उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है। जब 12, 13, 14 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनकी मैं बता रही हूँ, ठीक है? और उससे क्या होता है, वसा का संचित होकर शरीर का सुडौल व सुंदर हो जाता है और उनकी जो त्वचा हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। जनन अंग जो भी जितने भी हमारे जनन अंग होते हैं उनका विकास हो जाता है। जो हमारे स्तन होते हैं उनका विकास हो जाता है। जो मासिक चक्र है, जो पीरियड्स है उनका स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों की तरफ जो जो लड़कियां हैं वो आकर्षित होने लग जाती हैं, लड़कों की तरफ आकर्षण बढ़ने लग जाता है। ये सारा चीज़ किसमें होता है? हमारे किशोर अवस्था के समय में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ हमारी क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा और भी हमारे हार्मोन मतलब कि विकास होता है, स्रावित होते हैं। वो कौन-कौन से हमारा क्या है? हमारा प्रोस्टोजोन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। जो हमारा प्रोस्टोजोन है वो क्या करता है? हमारा हार्मोन जो होता है भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से जोड़ता है। जो हमारा भ्रूण है, ठीक है, जो बच्चा जहाँ पे रहता है वहाँ से उसको गर्भाशय से जोड़ के रखता है। जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है? जो हमारा मासिक चक्र है, जो पीरियड्स हैं उस पे नियंत्रण रखता है। और रिलैक्सेशन क्या करता है? जो स्राव के समय जो पीड़ा होती है, स्राव यानी जब बच्चा एक माँ जब बच्चों को पैदा कर रही होती है, ठीक है, जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है उस समय जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसको कम करने के लिए रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो निकलता है। ठीक है, उसी को जब भी हम इसको क्या कहते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं कि वो उसको रिलैक्स करने के लिए, उस पेन को रिलैक्स करने के लिए स्रावित होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट है हमारा अंडवहनियाँ। अंडवहनियाँ क्या करती हैं? अंडाणुओं को गर्भाशय तक लाने का कार्य करती हैं। अंडाणु जो हमारे अंडे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? गर्भाशय तक लाने की क्रिया को अपनाती है। और जो हमारा गर्भाशय होता है वो क्या करता है? जो हमारे जो शुक्राणु होते हैं उनको अंडवाहिनियों तक लाने का कार्य करती है और भ्रूण का रोपण करती है। और जो गर्भाशय होता है वो क्या करती है? वो शुक्राणु को अंडवाहिनियों तक ले जाती है और अंडवाहिनी क्या करते हैं? उसको गर्भाशय तक ले जाते हैं। और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है जब भी एक बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो योनि है ये क्या करती है? योनि ये मादा का बाहरी है जो जनन अंग होता है वो होता है। जो बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम योनि कहते हैं। वो काफ़ी उसकी जो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लचीली होती हैं और योनि के ही द्वारा क्या होता है? शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुँचाया जाता है। योनि के ही मतलब सहारे शुक्राणु जो होते हैं वो गर्भाशय तक पहुँच पाते हैं। जो हमारे सहायक ग्रंथि होती हैं, 2 सहायक ग्रंथि होती हैं, एक होती है हमारी ब्रोथलिन, एक होती है हमारी पेरिनियल ग्रंथि। ठीक है, जो हमारी ब्रोथलिन होती है वो क्या होती है? वो एक ग्रंथि क्षारीय चिपचिपे पदार्थ की स्रवित होती है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे पदार्थ होता है जो हमारे मूत्र मार्ग को चिकना व अम्लीय से क्षारीय कर देता है। और नेक्स्ट को जो है हमारा इसी का पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या करती है? ये अम्लाशय जो हमारा अम्लाशय के पास स्थित होती है उसके अंदर एक गंध होती है। ठीक है, और वो गंध क्या करती है? वो गंध जो होती है उससे जो हमारा विपरीत लिंग जो होता है, यानी जो विपरीत लिंग यानी जो मैन है या यानी लड़के हैं, उनको वो गंध काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है वो गंध। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका? मादा का जनतंत्र हो गया। अब आगे इसी का क्या है? हमारा मासिक चक्र। मासिक चक्र में वो जो हमारे पीरियड्स जो स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे 28 दिन के अंदर होते हैं, 28 दिन के बाद दोबारा हर महीने स्टार्ट होते हैं, तो वही हम उसको क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। और जो हमारा रजोनी वृत्ति जो होती है वो क्या होती है? हमारा वो महिलाओं को जो मासिक धर्म होते हैं उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, महिला के गर्भ धारण करने या स्थानोत्पत्ति की प्रक्रिया है। जब मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय जब उसके पीरियड्स रुक जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रजोनी वृत्ति कहते हैं। ठीक है, हम निषेचन का गर्भधारण, निषेचन का मतलब क्या? इसमें क्या होता है? जो अंडाणु होते हैं हमारा वो शुक्राणु से मिलने की प्रक्रिया है जब बच्चे का जन्म होता है। निषेचन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है हमारी? कि जब एक भ्रूण का विकास हो रहा था, जब एक बच्चे का जब विकास हो रहा होता है उसको हम निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी निषेचन, एक होता है हमारा आंतरिक निषेचन। जब शुक्राणु व अंडाणुओं के मिलने की क्रिया शरीर के बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक के अंदर ऐसा होता है कि जो शुक्राणु उसको बाहर से दिए जाते हैं जब जाके उसका एक बच्चा पैदा होता है। तो आंतरिक निषेचन में जैसे मानव के अंदर क्या होता है? जब शुक्राणु हमारे अंदर जाते हैं जब जाके ही एक बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा आंतरिक निषेचन कहलाता है। जब महिला का बांध्यकरण, महिला का बांध्यकरण में क्या होता है? जब गर्भ धारण को रोकने की जो क्रिया है वो किस तरीके से रोकी जा सकती है? जैसे कि उसके अंदर
कॉपर्टी वगैरह का यूज़ करा जाता है ताकि वो लेडी जो है प्रेग्नेंट ना हो सके। गर्भधारण की रोकने की स्थायी तरीका है ये, मतलब इसके बाद कभी वो प्रेग्नेंट नहीं बन पाएगी, मतलब कि जो अंडवाहिनी है उसके मार्ग में अवरुद्ध बन जाता है, शुक्राणुओं को मतलब अंडवाहिनियों तक ले जाने, गर्भाशय तक वो नहीं जा पाते शुक्राणु, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। उस बीच में काफ़ी ज़्यादा अवरुद्ध लगा दे, मतलब कि एक कॉपर्टी वगैरह एक टी टाइप की होती है, उसको लगा दिया जाता है, तो जिससे वो लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, अलग अलग हमारे पार्ट्स होते हैं लड़कियों के अंदर, उसी के माध्यम से वो मतलब प्रेग्नेंट हो पाती है। और अगर प्रेग्नेंट नहीं करना है तो कॉपर्टी वगैरह या कोई काफ़ी ज़्यादा गोलियां ट्यूब मतलब पिल्स आती हैं उनको भी खा सकते हैं, तो जब भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास वृद्धि किस प्रकार भिन्न है? बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका को उपयुक्त उदाहरण के साथ हमें समझाना है कि जो हमारा ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ से किस तरीके से अलग है। एक्सप्लेन करना है हमें, रोल बताना है, हमारी फैमिली, स्कूल और सोसाइटी का रोल बताना है एक बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। आपको मैंने वृद्धि और विकास के अंदर क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर क्या डिफरेंट होता है, जो ग्रोथ होती है वो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी जो अंदर के जितने भी हमारे गुण हैं और जो फीलिंग्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस आ रही होती हैं वो हमारे डेवलप्ड हो रही होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ जो है इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाइट वेट वगैरह इसके अंदर आता है हमारा, किसके अंदर, वृद्धि के अंदर। विकास के अंदर हमारा क्या आता है, हमारी जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, ठीक है, और हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी विकास के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर वो आप इसका डिफरेंट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन क्या पूछा, हमें रोल बताना है इन सब का किसी बच्चे के विकास के अंदर। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जब हमने लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने बताया था। इसी तरीके से अब सोशल डेवलपमेंट होना है किसी बच्चे का, तो फैमिली का क्या रोल होगा कि अगर हमारी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, कि मतलब कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरीके से फॉलो करे जा रहे हैं, जो अनुशासन है वो काफ़ी अच्छा है, तो बच्चे के अंदर जो अनुशासन होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वो स्कूल में भी इसी तरीके का बिहेवियर करेगा, उसका नेचर अच्छा होगा, और किस तरीके से प्यार से बात करनी है छोटे बच्चों से, बड़े लोगों को सम्मान देना है, उनसे आदर से बात करनी है, चिल्ला के बात नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। तो मेन जो बेसिक जो एथिक्स होते हैं हमें फैमिली यानी अपने परिवार से ही सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी फैमिली यानी हमारे परिवार का किसी सामाजिक विकास के अंदर। ठीक है, बच्चा जो शुरुआती जो नैतिकता होती है वो अपनी परिवार से ही सीखता है, किस तरीके से बात करनी है, और मतलब पंक्चुअलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हमें अपनी फैमिली से मिलती हैं। स्कूल में जब वो जाता है तो अलग अलग लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है, और नए नए स्किल्स का उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाता है, जो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो हमारी सोसाइटी क्या करती थी, अगर सोसाइटी का बच्चे के प्रति बिहेवियर अच्छा है, उसको सम्मान दे रही है, उसको धत्कार नहीं रही, अगर सोसाइटी उस बच्चे को कुछ नहीं समझेगी तो वो बच्चे में नकारात्मकता आ जाएगी और बाल अपराध करने लग जाएगा, ठीक है, और लड़ाइयाँ करने लग जाएगा। तो सोसाइटी का नेचर कैसा है, सोसाइटी किस तरीके का मतलब बिहेव कर रही है बच्चे के साथ, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो आप इसके अंदर इस क्वेश्चन को अपने आप आसानी से बना के लिख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन को अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप इस नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।